अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज जो है हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। ठीक है जी। तो एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि एड्रेस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं। ठीक है जी। तो ये अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा कि एड्रेस क्या होता है। ठीक है ना। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब ये जो सेल है जिधर मैंने क्लिक किया है इसका एड्रेस क्या है, E4। ठीक है, ई जो है कॉलम है और फोर्थ क्या है, रो है, यानी ई कॉलम और फोर्थ रो में ये सेल मौजूद है। अब जो है हम जो है बात कर रहे हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग की और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव सेल एड्रेसिंग को पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ जो मतलब किसी चीज़ के हिसाब से चेंज ना हो। ठीक है ना। रिलेटिव में तो ये था कि कोई चीज़ किसी चीज़ के मुताबिक चेंज हो। ठीक है, अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी साथ साथ चेंज हो, जो उस पर भी इफेक्ट आता है। ठीक है जी। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। और चूंकि एड्रेसेस की बात करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि ऐसे एड्रेसेस जो कैलकुलेशन के दौरान, ठीक है, वो चेंज ना हो। ठीक है जी। ऐसे एड्रेसेस जो हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं या मुख्तलिफ जगह पर कॉपी पेस्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, जब हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ये एड्रेसेस चेंज ना हो। दोबारा बताता हूँ, एब्सोल्यूट एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जब हम किसी भी सेल का डाटा कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल में कोई डाटा या इस सेल में कोई डाटा है तो उस डाटा को जब हम कॉपी करते हैं और इस जहाँ से कॉपी करके फॉर एग्जांपल यहाँ डाल देते हैं तो उसके जो एड्रेस है वो नए सेल के एड्रेस के मुताबिक चेंज नहीं होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग है। ठीक है जी। तो आपकी जो पेज नंबर 4 है बुक का, उसमें जो है फिगर 1.10 यानी फिगर जो है FIG 1.10 के ऊपर आप आ जाएं तो यहाँ पर जो है ये जो टेबल बना है ये टेबल बनाऊंगा। तो इसमें ये था कि पहले मैंने जब टेबल स्टार्ट किया तो मैंने कुछ चीज़ नोट की। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लिखना चाह रहा था। ठीक है, यानी पहले सेल में मैं प्रिंसिपल अमाउंट लिखना चाह रहा था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो अमाउंट, ये जो पूरा मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये एक सेल से बाहर आ रहा है, क्योंकि सेल की जो विड्थ है वो तो इतनी सी है। अब देखेंगे जब मैं लिखूंगा तो ये जो टेक्स्ट है सेल से बाहर आ जाएगा। तो उस सूरत में हमने क्या करना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको बता दूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट। तो PRIN, ठीक है जी, और CIPAL, और देखिए अभी क्या होता है AMOUNT अमाउंट। अब आपको पता चल गया कि देखिए ये जो मैंने अमाउंट लिखा है ये दूसरे सेल में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें तो इस तरह है कि हमें तो एक ही सेल में सारा कुछ चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो पहला आपका सेल है जिसमें आपने लिखना स्टार्ट किया था ये वाला, उसको सेलेक्ट करना है और आपने होम टैब के ऊपर आ जाना है। और होम टैब के अंदर जो आपके अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये देखिए अलाइनमेंट का ग्रुप है, इसमें ऊपर इस तरह का आइकन बना होगा और उसके ऊपर लिखा होगा रैप टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसको रैप कर दो, उसके नीचे कर दो, इन दूसरे सेल में मत जाने दो। ठीक है, तो ये इधर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये देखिए उसी सेल में आ गया, उसके नीचे उसने लिख दिया चूंकि जगह आ गई नहीं थी। तो ये रैप टेक्स्ट हो गया। ठीक है जी, जो आपकी किताब में भी किया हुआ है। इस तरह बाकी भी मैं लिख दूंगा, पूरा टेबल बना दूंगा। टेबल बनाने के बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। टेबल आपको पता है कैसे बनाना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बतानी थी, यहाँ मैंने 8 और परसेंटेज का साइन लगाया है। तो ये मैंने कैसे किया है, ये परसेंटेज का साइन जो है ना ईजी है, कुछ नहीं, आपने 8 लिख देना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबा देना है। ठीक है, शिफ्ट का बटन गूगल पे आप लिखेंगे ना, कीबोर्ड का लेआउट लिखेंगे तो खुद बहुत ही सारा कुछ आ जाएगा। तो ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे और शिफ्ट का बटन आपने दबाए रखना है और अपनी कीबोर्ड के ऊपर जो 5 की की है, ठीक है, यानी 5 के ऊपर परसेंटेज लिखा होगा या जिस भी की के ऊपर परसेंटेज लिखा हो बस उसको दबा देना आपने। ठीक है, मैंने बहुत देर तक दबाई तो इसलिए ये मैसेज आ गया। एनीवे शिफ्ट दबाना है और आपने जो है वो परसेंटेज का आपको पता चल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी की परसेंटेज वाली की जो है वो दबा दें। वो डेफिनेटली ऊपर वाली की होगी, नीचे जो है नंबर लिखा होगा, ऊपर जो है परसेंटेज लिखा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो डाटा है ये हमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है, हमने इसमें डाटा फीड किया तो इन्फॉर्मेशन बन गई। तो ये हमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें एक जो कॉलम है वो प्रिंसिपल अमाउंट का है, एक जो कॉलम है वो है इंटरेस्ट का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, और जो तीसरा कॉलम है वो इंटरेस्ट अमाउंट का है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूजुअली बैंक्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल किसी बैंक में आपने लेट्स सपोज 10,000 रुपये रखवाए हुए हैं। ठीक है, आपने 10,000 रुपीज़ किसी बैंक में रखवाए और उस बैंक की ये पॉलिसी है
ठीक है, ये उनकी रूल है उनका, चले इस तरह कह लें कि अगर आप 10,000 रुपये उनके पास रखवाते हैं तो वो क्या करते हैं साल के आखिर में, यानी पूरा साल गुजर जाता है ना, तो साल का जो आखिर होता है यानी कि दिसंबर में, ठीक है, साल के आखिर में जो है कि वो क्या करते हैं आपको 10,000 रुपये के ऊपर 8%, 8% जो है आपको पैसे एक्स्ट्रा देते हैं। इन 10,000 तो आपके ही हैं, लेकिन ऊपर उनको आपको 8% वो बैंक वाले आपको देते हैं कि जी आपने पूरा साल पैसे रखवाए मेरे पास, तो ये 8% जो है पैसे ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो 50,000, इसमें नेक्स्ट जो फोर्थ रो है उसमें 50,000 है, तो 50,000 के ऊपर 9% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि ना अगर 50,000 रखेंगे तो साल के आखिर में 50,000 का जो 9% होता है ना वो आपको मिलेगा, और 50,000 भी आपकी ही है, वो उसको ये छेड़ेंगे नहीं। इस तरह जितनी ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज करते रहेंगे उतनी आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आखिर साल के आखिर में आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, 12% तक मैक्सिमम है। उसके बाद ये एक और आपको एक छोटा सा टेबल नजर आ रहा है जिसमें टाइम इन ईयर्स एंड, यानी कि साल में कितनी बार आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलनी चाहिए, क्या साल में 2 दफ़ा मिलनी चाहिए या साल में 1 दफ़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, मिसाल 10,000 रुपये रखवाए हुए हैं, तो आपको 10,000, अगर आपने यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 10,000 के जो आपने पैसे रखवाए हैं साल के आखिर में आपको 10,000 का 8% जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 10,000 का जो 8% है वो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अगर मैं ये वैल्यू 2 कर देता हूँ तो यानी यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 इसका मतलब ये कि साल में 2 दफ़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये रखवाए हैं तो 6 महीने बाद आपको 8 जो इतने पैसे रखवाए हैं उसके ऊपर 10,000 के ऊपर आपको 8% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब 6 महीने गुजर जाएंगे, नेक्स्ट 6 महीने जो आएंगे उसके बाद भी आपको मतलब दोबारा प्रॉफिट मिलेगा, यानी साल में 2 दफ़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो टाइम्स इन ईयर का मतलब ये होता है, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अपने रिलेटिव सैलरी ड्रेसिंग की तरफ आना है। तो रिलेटिव सैलरी ड्रेसिंग जो है वो ये है कि आप जब फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो फार्मूले में जो है आपने अभी तक जो रिलेटिव सैलरी ड्रेसिंग की थी उसमें क्या किया था आपने ये किया था ना कि आप इक्वल साइन रखते थे, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले आपने एक काम ये करना है कि जहां पर आपने ये 8 मेरा हट गया, मिट गया, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा 8 और यहाँ पे परसेंटेज, ओके। तो हमने जहां पर जो है कैलकुलेशन लिखनी है, क्योंकि हमने अमाउंट इंटरेस्ट देखिए ना, मैंने ये पता करना है कि 10,000 का 8% क्या होता है, ठीक है, 50,000 का 9% क्या होता है जो हर साल के आखिर में मिलेगा, वो कितनी अमाउंट होती है, तो मैंने ये कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए मैंने ये तरीका ये रिजल्ट यहाँ स्टोर करना है, इस अमाउंट का और इतने परसेंटेज का रिजल्ट मैंने यहाँ स्टोर करना है, यानी इंटरेस्ट, इसको कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के ये जो यहाँ पे बार बना हुआ है इसके ऊपर आया और यहाँ मैंने इक्वल का साइन लिखा, और उसके बाद मैं लिखूंगा ये जो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका कौन सा एड्रेस है, इसका एड्रेस है A3, ए कॉलम 3rd रो। तो आपने क्या करना है, A3 लिख देना, तो शिफ्ट A3 लिख देना आपने। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स से सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, वो है 8% है उसका, ठीक है। तो उसका एड्रेस क्या है, B3, ठीक है, ये सारा कुछ पहले बता चुका हूं, B3। उसके बाद अब ये तो आपकी इंटरेस्ट रेट हो गया, साल के में हमने कह लिया कि 10,000 पे आपको 8% जो है प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन साल में कितनी बार मिलेगा ये तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये 1 जो लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये देखने वाली चीज़ है, मल्टीप्लाई करूंगा इसको, और चूंकि हमने यहाँ पर ये जो 1 है, अगर हम यहाँ 1 करेंगे तो तमाम के तमाम इंटरेस्ट रेट एक दफ़ा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट मिलेगी। अगर यहाँ 2 करेंगे तो साल में 2 दफ़ा मिलेगी, अगर हम यहाँ 4 कर देंगे तो साल में 4 दफ़ा आपको अमाउंट मिलेगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये चेंज ना हो, अगर रो चेंज होती है तो ये वाली वैल्यू चेंज ना हो, यानी ये जो सेल का एड्रेस मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, लिखूंगा भी, देखता हूँ, आपको बताता हूँ, ये भी शायद आपको समझ ना आ रहा हो। ये मैं ये जो सेल है 1 जिसमें 1 लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, G2, ये जो 1 जिसमें लिखा है इसका एड्रेस है G2। लेकिन इसके लिए चूंकि मैं अभी ये जो मैं जितने मैंने पहले 2 एड्रेसेस लिखे हैं A3 और B3, ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है। ये जो 1 है जिस सेल में मैं ये पढ़ा हुआ है इधर, ये इसको मैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहूंगा। और एब्सोल्यूट की क्या निशानी है, कैसे आपको पता चलेगा, आप डॉलर साइन को देखेंगे। तो मैं लिखूंगा पहले डॉलर साइन, फिर मैं लिखूंगा G, ठीक है, यानी कॉलम से पहले डॉलर साइन, और उसके बाद रो कौन सी है, 2 रो है, तो इससे पहले भी एक डॉलर साइन लगाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और कीबोर्ड के ऊपर डॉलर साइन का बटन के ऊपर एक 4 लिखा हुआ है, उसके ऊपर डॉलर साइन बना हुआ है, वो आपने प्रेस कर देना, वो कर दिया आपने, ठीक है, डॉलर साइन आ गया। अब उसके बाद आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, क्योंकि 2 लिख देना, क्योंकि ये सेकंड जो है आपकी क्या है, रो है। मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये 800 रुपीज, यानी 10,000 रुपये बैंक में रखेंगे, साल के आखिर में 800 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा,
मैं ज़रा टाइम भी देख लेता हूँ कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ओके जी, थोड़ा सा जी टाइम इस तरह करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है हमारे पास जो है टाइम हमारा ख़त्म हो गया।